नमस्ते। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान सचमुच में भगवान बन सकता है? 8 से 10 घंटे के लिए लिटरली उसके अंदर डिवाइन शक्ति आ जाती है और वो जस्टिस दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, फैसला सुना सकता है। ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये 5000 साल पुरानी जिंदा ट्रेडिशन है। आज मैं आपको भूता कोला की दुनिया में ले जा रहा हूँ। कर्नाटका और केरला के कोस्टल रीजन में सदियों से एक ऐसी रिचुअल चलती आई है जिसमें नेचर की शक्तियां इंसान के थ्रू बोलती हैं। आज के वीडियो में आप सीखेंगे भूता कोला का क्या मतलब है, ये कब शुरू हुआ और क्यों, कौन है ये देव, पंजुर्ली और गुलिगा, कैसे काम करता है ये रिचुअल स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो के एंड तक आप ये ट्रेडिशन पूरी तरह समझ जाएंगे। पर ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बड़ा कंट्रोवर्सी, ये हिंदू है या आदिवासी। पार्ट 3 में पोजेशन रियल है या फेक। बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि ये सीरीज एक्सप्लोसिव होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम को समझ लेते हैं। भूता कोला, 2 शब्द। पहला भूता, हिंदी में सुन के लगता है भूत, प्रेत, आत्मा से रिलेटेड कुछ होगा, पर ये गलत है। तुलु लैंग्वेज में, जो कर्नाटका के कोस्टल रीजन की भाषा है, भूता और देव दोनों का मतलब है भगवान। संस्कृत में भी देखें, भूता का मतलब है आजाद एलिमेंट्स, यानी मुक्त तत्व, शुद्ध, प्योरिफाइड, मतलब ये प्रकृति की शक्तियां की पूजा है। धरती, पानी, आग, हवा। दूसरा कोला, कोला का मतलब पूजा, फेस्टिवल, सेरेमनी, सेक्रेड गैदरिंग, जहां देव आ सकते हैं। तो भूता कोला का मतलब हुआ डिवाइन रिचुअल, जहां नेचर की शक्तियां प्रेजेंट होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये तुलुनाडु, जो कि कर्नाटका का कोस्टल रीजन है, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और केरला बॉर्डर में होती है। ये एरिया कल्चरली बहुत यूनिक है, अपनी अलग लैंग्वेज, अपनी अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, और भूताकुल उनमें से एक सबसे पुरानी प्रैक्टिस है। अब सवाल, ये ट्रेडिशन शुरू कहाँ से हुई? ये समझने के लिए टाइम ट्रेवल करना होगा करीब 5 से 7 हजार साल पहले, जब लिखे हुए वैदिक ग्रंथ भी नहीं थे। जैसे हर परंपरा की एक जड़ होती है, वैसे ही भूता कोला की जड़ धरती में छुपी थी। उस समय तुलुनाडु के लोग जंगल से निकलकर खेती सीख रहे थे, यानी फार्मिंग रिवॉल्यूशन, सर्वाइवल का टर्निंग पॉइंट। तब उन्होंने देखा एक पैटर्न, प्रकृति सिर्फ देती नहीं, लेती भी है। कभी फसल अच्छी, कभी तूफान सब ले गया। कभी पेड़ बारिश लाए, कभी जानवर फसल बर्बाद कर दिए। स्पेशली जंगली सुअर, सबसे बड़ा खतरा। रात को आ जाते, पूरी फसल खराब कर लेते। ट्राइब्स ने मारने की भी बहुत कोशिश की, सक्सेसफुली मार भी देते थे, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि सुअरों की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी। तब उन्होंने समझा, ये प्रकृति कोई बेजान चीज नहीं, ये जिंदा है। इसमें कुछ शक्तियां रही, कुछ रूहें जो हर जगह मौजूद है, पेड़ों में, नदियों में, जंगलों में, जानवरों में। धीरे धीरे कुछ लोगों ने महसूस किया, सपनों में या जंगल में घूमते वक्त कुछ शक्तियां दर्शन देती हैं, जैसे जंगली सुअर, शेर, सांप, आग। उन्हें लगा ये शक्तियां सिर्फ थ्रेट नहीं, बल्कि रक्षक भी हैं, जो धर्म और न्याय बनाए रखती हैं अगर उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए। तो स्ट्रेटजी चेंज हुई। अगर हम इसे मार कर खत्म नहीं कर सकते, तो इससे रिस्पेक्ट करें, वर्शिप करें। उन शक्तियों को उन्होंने नाम दिया पंजुर्ली, जंगली सुअर के लिए, गुलिगा जो कि रक्षक थे, पीली चंडी बाघ से, कलूरती, कोटी चेन्नया और बहुत सारे नाम। ये सब प्रकृति के प्रोटेक्टर स्पिरिट्स बन गए, जिन्हें
दैव कहा गया। यहीं से शुरू हुई भूता कोला, एक डील, एक कॉन्वर्सेशन प्रकृति और इंसान के बीच। मंदिर नहीं थे उस समय, मूर्ति नहीं थी, सिर्फ मिट्टी, धूप और डांस। इंसान के बॉडी के थ्रू दैव बोलते थे, डांस के थ्रू प्रकृति अपनी बात कहती थी। भूता कोला एक फेस्टिवल नहीं, एक रिलेशनशिप थी, धरती और इंसान के बीच लिखा गया जीवन भर का एग्रीमेंट। ये है एंशिएंट एनवायरमेंटल फिलॉसफी, जो हम हरा नहीं सकते। उसे रिस्पेक्ट करो, वर्शिप करो, बैलेंस में मेंटेन करो। मॉडर्न साइंस इसे कहती है सस्टेनेबल कोएक्सिस्टेंस, पर 5000 साल पहले ट्राइबल कम्युनिटीज ये नेचुरली समझ गई थी। तो ये थी ओरिजिन की कहानी। अब देखते हैं आज ये ट्रेडिशन कैसे एग्जिस्ट करती है। कितने दैव हैं? क्या सिर्फ पंजुर्ली और गुलिका सिर्फ 2 ही दैव हैं? बिल्कुल नहीं, 100 से ज्यादा भूतास होते हैं तुलुनाडु में। हर एक का अलग काम है। ये एक कंप्लीट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन सिस्टम है। पर पहले एक पैटर्न देखिए। हर नेचुरल खतरा जरूरत के लिए एक डिवाइन रक्षक। ये रैंडम नहीं है, एंशिएंट लोगों ने ऑब्जर्व किया। हर डीटी एक स्पेसिफिक काम करता है, इकोलॉजिकल या ऑक्यूपेशनल। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, हर गांव में लोकल जरूरतों के हिसाब से अलग अलग भूतास ज्यादा वर्शिप होते हैं। जैसे कोस्टल गांव में मछली वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंजुर्ली कम। अंदर के गांव में किसानों के लिए पंजुर्ली में डाइटी दिखते हैं। जंगल के पास वाले एरियाज में पीरी चंडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिविंग फ्लेक्सिबल ट्रेडिशंस है, रिजिड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कम्युनिटी की जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं 2 सबसे फेमस टैग्स की, पंजुर्ली और गुलिका। दोनों जरूरी है, पर काम बिल्कुल अलग। पंजुर्ली क्रिएटिव, प्रोटेक्टिव शक्ति, गुलिका डिस्ट्रक्टिव, साफ करने वाली शक्ति। लाइफ में दोनों जरूरी है। ब्लेसिंग्स भी चाहिए, न्याय भी चाहिए। हिंदू फिलॉसफी में भी देखिए, विष्णु जो बचाने वाले हैं, शिवा जो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट भूता ओला में भी है। अगर सिर्फ प्रोटेक्शन हो और अकाउंटेबिलिटी ना हो तो अधर्म बढ़ेगा। अगर सिर्फ सजा हो और कंपैशन ना हो तो सोसाइटी हार्श बन जाएगी। बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये थे दैव, कौन है, क्या करते हैं। पर अब प्रैक्टिकल सवाल, ये कोला होता कब है, कितनी बार हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, परफॉर्म कौन कर सकता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। टाइपल एनुअल कोला, कम्युनिटी कैलेंडर के हिसाब से, जैसे यूजुअली हार्वेस्ट सीजन के बाद, जो कि अक्टूबर नवंबर टाइम पे आता है। जैसे मॉनसून के बाद सितंबर टाइम, जो कि नेक्स्ट सीजन की प्रिपरेशन के लिए होता है। या फिर मंदिर के कोई स्पेशल डे, जो हर मंदिर का अपना फिक्स होता है। तो ये थे प्लान्ड। फैमिली पैसे सेव करती है, कम्युनिटी प्रिपेयर करती है। अब दूसरा टाइप, जो कि है इमरजेंसी कोला, जब क्राइसिस हो, बड़ा झगड़ा जो कि नॉर्मल पंचायत से सॉल्व नहीं हो रहा, बीमारी का आउटब्रेक हो गया हो, अचानक से मौत, नेचुरल प्रॉब्लम्स जैसे सूखा, भयंकर फ्लड्स, कम्युनिटी में सीरियस टेंशन, वायलेंस हो गया हो। तो ये किसी भी टाइम ऑर्गेनाइज हो सकता है। 2-3 हफ्ते में अरेंज कर लेते हैं इमरजेंसी में। अब एक बात, क्या दोनों दैव एक साथ आते हैं या फिर जरूरत पे डिपेंड करता है। सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए हो या प्रॉस्पेरिटी चाहिए हो तो पंजुर्ली आते हैं। सिर्फ न्याय या सजा देनी हो तो सिर्फ गुलिका, जो कि प्रोटेक्शन और जस्टिस के हैं। अब सवाल आता है, कोला परफॉर्म कौन कर सकता है? क्या कोई भी वॉलंटियर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक कम्युनिटीज। इसको अपन 2 लेवल में समझते हैं। लेवल 1, सिर्फ 3 स्पेसिफिक कम्युनिटीज, नलिके, पंबाड़ा, परावा फैमिलीज। ये जनरेशन से इस ट्रेडिशन के रखवाले हैं।
कोई आउटसाइडर, कोई जनरल कम्युनिटी मेंबर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सीक्रेट नॉलेज जनरेशन से चलती है। पर यहाँ एक डीपर सवाल है जिसको हम पार्ट 2 में एक्सप्लोर करेंगे। क्या ये कास्ट सिस्टम का पार्ट नहीं हुआ? अभी बस इतना समझ लीजिए, ट्रेडिशन में सिर्फ ये फैमिलीज परफॉर्म करती हैं। फिर लेवल 2, फैमिलीज के अंदर भी कैसे सिलेक्ट होते हैं। हर नली के पंबाड़ा फैमिली का हर मेंबर पोजेस नहीं होता, तो सिलेक्शन कैसे होता है? बचपन से ट्रेनिंग होती है, मंत्रास सिखाए जाते हैं, रिचुअल मूवमेंट्स, डांस स्टेप्स, सालों की प्रैक्टिस। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है, जैसे सपनों में देव दर्शन, अचानक से ट्रांस जैसे स्टेट, कम्युनिटी एल्डर्स पहचान लेते हैं। फिर फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी चाहिए होती है, बहुत स्टेमिना चाहिए, क्योंकि इसमें 8-10 घंटे इंटेंस एक्टिविटी होती है। कम्युनिटी का अप्रूवल भी चाहिए होता है। पहले कुछ बार सुपरवाइज्ड परफॉर्मेंस होती है जो एल्डर्स चेक करते हैं। ऑब्वियस सवाल जो सबके मन में होगा, औरतों का क्या रोल है इसमें? क्या औरतों को भी पोजीशन हो सकती है? औरतें कोला अटेंड कर सकती हैं, सपोर्टिंग रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ऑफरिंग्स दे सकती हैं, देव से ब्लेसिंग्स भी ले सकती हैं, पर औरतें परफॉर्म नहीं कर सकती। इसके पीछे जो ट्रेडिशनल रीजंस दिए जाते हैं, जैसे फिजिकल डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं औरतों के लिए, प्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, पीरियड्स को इम्प्योर मानना, हिस्टोरिकल पैट्रियार्कियल स्ट्रक्चर्स। पर सोचिए, अगर स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सल है तो जेंडर बैरियर क्यों होना चाहिए? पार्ट 3 में हम फेमिनिस्ट प्रिटी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, ट्रेडिशन में मोस्टली मर्द ही परफॉर्म करते हैं। तो आपने समझा कौन परफॉर्म करता है, कब होता है, कितनी बार होता है। अब देखते हैं एक्चुअली होता क्या है इन 8 से 10 घंटों में, स्टेप बाय स्टेप। सोचिए एक बार, 8 से 10 घंटे का रिचुअल क्या होता होगा इतनी देर तक? सिर्फ डांस, सिर्फ प्रेयर्स? नहीं, ये कंप्लीट जर्नी है, 4 अलग अलग स्टेजेस हैं। और इसे शुरू करने से पहले परफॉर्मर को 48 घंटों की फास्टिंग करनी होती है, सिर्फ वो पानी पी सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके स्टेजेस। स्टेज 1, तैयारी। इसमें 1 से 3 घंटे लगते हैं। दोपहर से शुरू होता है। इसके लिए परफॉर्मर की बॉडी पेंट होती है, बड़े डिजाइन्स, कॉस्ट्यूम्स, पाम लीफ स्कर्ट्स, भारी मेटल ऑर्नामेंट्स, मेंटल प्रिपरेशन, मेडिटेशन, स्पेसिफिक मंत्रास बीट करते हैं। कम्युनिटी की तैयारी, पंडाल, जगह को ट्रेडिशनल सिंबल से डेकोरेट करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रेडी होते हैं, ऑफरिंग्स रेडी होती हैं, जैसे नारियल, फूल, फल। फिर आती है स्टेज 2, बुलाना। जैसे ही शाम होती, एनर्जी ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। ढोल की बीट इंटेंस, स्पेसिफिक रिदम्स, हर दैव का अलग रिदम होता है। अगरबत्ती, तेल के दिए का स्मेल स्प्रेड होता है। परफॉर्मर सेंटर में आता है, ऑलरेडी पार्शली ट्रांस स्टेट में। कॉलिंग चैंट्स रिपीट होते हैं, आ जाओ देव आ जाओ। फिर आता है की मूवमेंट, मूडी सीक्रेट हेड गियर परफॉर्मर के सर पर रखी जाती है। ये वो इंपॉर्टेंट सेकंड है। मान्यता है कि इसी मूवमेंट देव बॉडी में एंटर करते हैं। अचानक ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली बदल जाती है, आंखें रोल बैक होने लगती हैं, सांस भारी, तेज मूवमेंट्स, अनप्रेडिक्टेबल सुपर ह्यूमन आवाज ट्रांसफॉर्मेशन। परफॉर्मर अब परफॉर्मर नहीं बल्कि देव बन चुका है। फिर स्टेज 3, डिवाइन प्रेजेंस। ये मेन पार्ट है गोला का। इंटेंस, इमोशनल, ड्रामेटिक, देव फुल्ली प्रेजेंट। चिल्लाना, तेज फियर्स मूवमेंट्स, भागना, कूदना, घूमना। हर देव का स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, जैसे पंजुर्ली का सुअर जैसी आवाज, डिगिंग मूवमेंट्स, कुलिका का एग्रेसिव इविल स्पिरिट्स को हंट करना, थ्रेटनिंग जेस्चर्स। कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन भी होता है इसी में।
फैमिलीज डिस्प्यूट के साथ अप्रोच करती हैं। सवाल जैसे क्या फसल अच्छी होगी, ये बीमारी कैसे ठीक होगी, एलिगेशंस इसने चोरी की है, ब्लेसिंग्स मांगना, सिर झुकाना, पैर छूना। एक दर्शन पात्री यानी ट्रेन्ड मेडिटेटर दैव के पास खड़ा होता है जो दैव के जेस्चर्स को इंटरप्रेट करता है। ये 2-3 घंटे चलता है, चाहे रियल हो या साइकोलॉजिकल। कम्युनिटी बिलीव करती है और ये बिलीफ ही सिस्टम को चलाता है। पर ये परंपरा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, आज भी जिंदा है। आज भी तुलुनाडु के 100 से ज्यादा गांव में लोग अपने दैव को एक फैमिली मेंबर जैसे मानते हैं। बारिश कम, बीमारी हो, जमीन का झगड़ा हो, दैव से पूछो, वही न्याय करेंगे। ये है भूता कोला का सबसे खूबसूरत पहलू, एक लिविंग कॉन्वर्सेशन इंसान और स्पिरिट के बीच, जो हजारों साल से बिना किसी लिखी बुक के चल रहा है। ओरल ट्रेडिशन, एक्सपीरियंस से नॉलेज, जनरेशन से जनरेशन। तो ये सिर्फ भूता कोला का फाउंडेशन था। आपने सीखा भूता कोला नाम का मतलब, इसका ओरिजिन, इसकी स्टेजेस, विभिन्न प्रकार के दैव और भी बहुत कुछ। पर अब अनकंफर्टेबल सवाल जो अपन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। कांतारा की रियल कहानी, 1970s कोर्ट स्टेप्स मिस्ट्री, कोइंसिडेंस या दैव का फैसला। ये हिंदू है या आदिवासी, एक्टर वर्सेस मिनिस्टर, पुलिस कंप्लेन, ट्विटर वॉर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है, पंजुर्ली और गुलिगा के ओरिजिन की स्टोरीज और भी बहुत कुछ। तो कमेंट में बताइए अब तक जो आप समझे, लॉजिकल लगा या सुपरस्टिशन या दोनों का मिक्स। पार्ट 2 बहुत एक्सप्लोसिव होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। पार्ट 2 का नोटिफिकेशन भी आएगा। पार्ट 2 रिलीज होने के बाद इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल करते रहिए। धन्यवाद।